जो लोग जिंदगी की असलियत समझते हैं, वो जानते हैं कि सबसे डरावनी चीज मौत नहीं है, बल्कि वो एंडलेस रिसरेक्शन है, जो मौत के बाद भी नहीं छोड़ती। यहां हर इंसान एक आयरन बॉक्स की जेल में बंद है, हर रोज 25 घंटे टॉर्चर झेलता है, और मरने के बाद भी बार बार जिंदा कर दी। जहल रहे थे, लाइटनिंग ने तुम्हें जलाकर राख कर दिया था, और अगले ही पल एक अंधेरी रोशनी से खाली जगह, लेकिन अंदर सब खाली। तुम्हारा वो प्राइड, गोल्डन कोर के लेट स्टेज की कल्टीवेशन पूरी तरह खत्म। अब तुम सिर से पांव तक एक आम इंसान थे। सामने एक आदमी था जो इरिटेट हो। वो चिल्लाया, लेकिन फूर परेड नहीं करता और नहीं बोलता। तभी अचानक छत से कई मोटे वस्तुएं गिरने लगीं। मैकेनिकल आर्म्स नीचे उतरे। उन्होंने उस व्यक्ति को जमीन पर पटक दिया। ये मेरी गलती थी। इलेक्ट्रोकेट मत करो। नहीं, धमाका। एक नीली रोशनी का फ्लैश। तुम कोने में सिकुड़ कर देखते रहे जब उस आदमी पर हाई वोल्टेज का टॉर्चर शुरू हुआ, बेरहमी से। कुछ सेकंड्स बाद हवा में जले हुए गोश्त की तीखी बदबू फैल गई। वो बिल्कुल साफ सुथरा म्योलजोंग इंसान बनकर सामने खड़ा था। ही हैड नॉट येट इमर्ज्ड फ्रॉम हिज हॉबी। नया डेनबिन ने गर्दन घुमाई और उसकी तरफ मुस्कुराया। उसने नियमों के अनुसार देखा। यदि उसने उसकी पहचान निकाल नहीं ली, टावर के यांत्रिक भुजाएं उसे स्थायी रूप से समाप्त कर देती हैं। उसका स्वर बदल गया। वो उसे घूरते हुए बोला, अब उसकी बारी है। उसने ऊपर देखा। देन द मैकेनिकल आर्म्स रिटर्न्ड। वो प्रतिक्रिया करने से पहले ही रुक गया। ही वॉज स्टक टू द वॉल। डानबिन धीरे धीरे एक हिडन कंपार्टमेंट की ओर बढ़ा। यदि वो टूल्स निकालकर पुनः टॉर्चर करता है, तो टॉर्चर के साथ साथ भूख और प्यास से भी मर जाएगा। वो फिर पुनर्जीवित हुआ। वह संतुष्ट होकर लाल गर्म उपकरण उठाया। उसने बिना एक पल रुके तुम्हारे सीने में दाग दिया। भूत की जलती हुई गंध तुरंत उसकी नाक में घुस गई। वह सोच रहा था कि यह कैसा लग रहा है। देन बिना हिचकिचाए आगे आया। अब सामना करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी शिकन नहीं दिख रहा। तुमने उसे ऐसे देखा जैसे कूड़ा देख रहे हो। कल्टीवेशन गई थी, लेकिन तुम्हारी वो टेरिफाइंग डिवाइन सोल, जो सैकड़ों सालों की गोल्डन कोर पीरियड में बनी थी, वो अभी भी थी। दर्द को ब्लॉक करना तुम्हारे लिए सांस लेने जितना आसान था। फिजिकल टॉर्चर बस इतना ही था। देनबिन का वो उत रहा था। सारी एरोगेंस हवा हो गई। सिर्फ जमीन से लगाने लगा। भाई सिखा दो, दादा, प्लीज, दर्द ब्लॉक करना सिखा दो। जो कहोगे करूंगा। पेन ब्लॉकिंग, जो टॉर्चर था, अचानक एक प्लेजर बन गई। तुमने इस बेचारे को नीचे से दे। वो अंधा कर देने वाला लाल नंबर देख रहा था। डेन बैन ने 53% हिस्सा उठा लिया। वो जट से उठा। चेहरे पर पैनिक वापस आ गया। नहीं, वो तुमसे बात नहीं कर सकता। उसने टूल्स उठाए और फिर से उसके शरीर पर पिलना शुरू किया। डिस्प्ले पर नंबर 54% हो गया। उसने देखा कि डेनविन की आंखें लाल थीं और वो चिल्लाते हुए बोला, जब वो उसे टॉर्चर करता है तो ये नंबर बढ़ता है। उसका मिशन है इसे कभी 50% से नीचे न जाने देना। यदि वो गिरता है तो रक्त, त्वचा और हाथ उसे स्थायी रूप से समाप्त कर देंगे। वो बहुत भारी था। उसने टूल को कसकर पकड़ा था। उसके लिए उसे हर दिन 15 घंटे उसे यातना देनी पड़ती है। हर रोज वो पूरी तरह से वाइप आउट हो जाता है। उसके पास खाना पानी नहीं है, जिससे स्थिति कठिन हो गई है। नहीं होता, थोड़ा सो लेता हूं। जब नंबर 50% पर आए, जगा देना, चैन से सो। तुमने ठंडी आवाज में कहा। 3 घंटे बाद तुम्हारा मर्टल बदन जख्मों से भरा था। आखिरकार वो भी नहीं झेल पाया। आंखें अधेरी हुई और तुमने जा। और वो वक्त अभी था। बिना एक पल की देरी के तुमने उंगलियों को नाइफ की तरह मोड़ा और पूरे बदन के एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को फ्रैंटिकली दबाया। ब्लड बर्निंग टेक्निक। ये सीक्रेट टेक्निक तुमने कल्टीवेशन वर्ल्ड से चुराई थी। अपनी पूरी लाइफ एसेंस को जलाकर मैक्सिमम पावर एक्सट्राइड करो। गोल्डन मिस्ट हर पोर से फूट पड़ी। मॉर्टल बदन था, लेकिन इस एक इंस्टेंट मैम, वो प्रफान के लिए कमरे से बाहर निकला। बाहर उसका शरीर किसी जीवित प्राणी जैसा नहीं था। वो फिर से उसी कमरे के बीच में ठीक खड़ा था। सामने वो अलॉय डोर था, जिसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की शक्ति से तोड़ा था। बिल्कुल नहीं, वो एक स्क्रैच तक नहीं करेगा।
टावर की हाई कमांड ने आने की झंझट नहीं उठाई। उसका वह अद्भुत प्रहार एक धूल की खाई से अधिक कुछ नहीं था। वह उस दरवाजे को घूरता रहा। उसका सीना तेजी से उठ गिर रहा था। यहां से भागना असंभव था। कोने में डैनबिन उसे राक्षस की तरह देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसके मुंह से कुछ निकला। उसने एक क्षण के लिए बाहर निकलना संभव किया। एक थ्योरी मौजूद है कि इस रीसेट के बाद बाहर एक मृत दुनिया है, लेकिन वो ठंडी दीवार से टिककर खड़ा था। अ चिलिंग स्माइल रेस्टेड ऑन हिज लिप्स। यदि वो सीधे लड़ता है तो वो अंत तक पहुंच जाएगा। वो उनके नियमों का ही शोषण करता है। उसने डैनबिन को देखा और काम को टर्न में ऐसा कहा जैसे वो डिनर की बात कर रहा हो। वो गहरी नींद में जाने की योजना बना रहा है। डैनबिन का मुख खुला रह गया था। ये कैसे होगा? उसकी आध्यात्मिक आत्मा एक सामान्य व्यक्ति से बहुत ऊपर है। उसने अमर खेती की मूल बातें समझाने का बोझ नहीं उठाया। मैंने सीधे योजना बताई। वो सक्रिय रूप से अपनी चेतना को मिटाकर सचेत नींद में जा सकता है। उस स्थिति में बाहर की दुनिया का कोई एहसास नहीं रहेगा। चाहे टावर में दसियों, सैकड़ों या हजारों साल बीत जाएं, उसके लिए वो एक क्षण जैसा होगा। उसने उसे घूरा और फिर और देखा। यदि टावर में कोई म्यूटेंट मौजूद हो तो वो खतरा बन सकता है, या बाहर से कोई बचाव करने आएगा। वो तुरंत उसे समाप्त कर देता है। जैसे ही वो मरता है, टावर उसे रीसेट कर देगा और वो जाग जाएगा। ये स्पष्ट था। वो बाहर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। डेनबिन ने कड़वी हंसी दी। उससे बेहतर है कि वो ये दुआ करे कि अर्थी का कोलैप्स हो जाए। ये केवल एक अनुमान है। यदि कोई मौका है तो यही हमारा एकमात्र विकल्प है। फिर उसने एक बैट मारा। यदि वो उसे निगरानी कर सके और स्थिति को नियंत्रित करे तो जब वे बच निकलेंगे, वो उसे खेती की शिक्षा देगा। आसमान में उड़ना और जमीन के पार जाना, ये सब उसकी दिन बिन की आंखों में अचानक चमक के साथ हुआ। इन वर्षों में उसकी क्षमताओं ने उसे भगवान की तरह पूजने पर मजबूर किया। डील। यदि कोई भी परिवर्तन हुआ तो वो तुरंत उसे समाप्त कर देगा। बस, और कुछ नहीं। उसने आंखें बंद कर लीं। उसने एक ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जो केवल दिव्य परिवर्तन चरण के महान अभ्यासी ही कर सकते थे। स्पिरिचुअल सोल का सेपरेशन। यहां तक कि गोल्डन बेबी स्टेज के 7वें मोड़ पर भी हुआ। लेकिन यहां यही उसका सबसे बड़ा लाभ बन गया। वह अनंत पीड़ा से बचने की कोशिश करता है। हिज हेड जोल्टेड फ्रॉम अ सडन इम्पैक्ट। कोई गति नहीं थी। डैनबिन ने हिम्मत जुटाई और पास आकर उसकी सांस की जांच की। वह सांस ले रहा था, पूरी तरह मृत नहीं था। 10 साल से अधिक बीत चुके थे। वह आयरन बॉक्स ऐसी जगह था जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती थी। टाइम एक मजाक था। जब तक वो दिन नहीं आया, रिजरेक्ट होते ही आंखें खुली और दीवार की इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर एक रेड काउंटडाउन दिखा। तुमने कोने में खराटे ले रहे देन बिन को झकझोरा। उठो, स्क्रीन देखो। देन बिन ने ऊँगते हुए आंखें खोली। जैसे ही नजर उन नंबर्स पर पड़ी, उसका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। खत्म, सब खत्म। वो मोमेंट आ गया। अगला साइकिल श्योर। और वह पॉप पकड़कर घुटनों पर गिर गया। वो फ्लीस को पेन ब्लॉक कर रहा है। वो सच में नहीं सिखा सकता। बहुत अनुरोध है। उसने सिर हिलाया किया। ये कोई बहाना नहीं था। एक मानवीय शरीर संघ स्तर की आध्यात्मिक तकनीकों को नहीं रोक सकता। डेनबिन की आंखों की रोशनी पूरी तरह बुझ गई। ही फेल ऑन द ग्राउंड लाइक अ क्रीचर। उसकी सांसों में भी निराशा थी। वो आखिरी पलों का फायदा उठाते हुए आगे बढ़ा। उसने वो सवाल पूछा जो बहुत देर से उसके मन में था। उसने इतनी मेहनत क्यों की? क्या इसका उद्देश्य ब्लड बदलना था? इसके पीछे क्या कारण था? रिवॉर्ड्स देनबिन की आंखें खाली थीं। उसने लापरवाही से जवाब दिया, एक नए व्यक्ति को सफलतापूर्वक अस्वीकार करो। 1-2 साल उम्र बढ़ जाती है। वो चुप रहा। काउंटडाउन सेकंड दर सेकंड टिक रहा था। 30 मिनट बचे थे और देनबिन पूरी तरह टूट गया। उसने मुंह हिलाया और जैसे कोई जानवर जबान खोने से पहले रोता है, वैसे ही रोया। उसके दिल को दहला देने वाली सिसकियां निकलने लगी। वो 20 साल तक नहीं गया। अगले सत्र में 20 साल बाद वे उसे बेरहमी से यातना देंगे। बस, ये सब हो जाए, ये एक बार के लिए समाप्त हो जाए। वो चुपचाप देखता रहा। ये सप्ताह की पूर्ण शक्ति के खिलाफ एक बेबस संघर्ष था। 5 मिनट्स बचे थे। देनबिन ने अचानक सिर उठाया, चेहरा आंसुओं और बहती नाक से भरा हुआ,
जैसे डूबता हुआ इंसान आखिरी तिनका पकड़ रहा हो। वो तुम्हें घूरने लगा और मैडमैन की तरह चिल्लाया, जैसे डर हो कि तुम एक भी वर्ड भूल जाओ। मेरा नाम देनबी। इसकी तरह जलने लगी। कोई रेजिस्टेंस पॉसिबल नहीं था। तुम और देनवीन दोनों राख हो गए। रिसरेक्टेड, सरनेम चेन, इस एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट से। मैं अगले साइकिल के 60 मोमेंट को कैलकुलेट कर सकता हूं। और इसे कैलकुलेट करने से क्या मिलेगा तुम्हें? तुमने ठंडी आवाज में पूछा। हम यहां से एस्केप कैसे करेंगे? गार्ड्स की नजर बची और वो कुछ नहीं कर सकता। और फिर वो चलता रहा। लू ने अपनी आवाज में कहा कि वो स्टेशन के बारे में सुन चुका है। उसने गति धीमी कर दी। उसके स्वर में उत्साह थरथर कर रहा था। वो ऊपर रही थी। अंतरिक्ष में कई वस्तुएं थीं। सर्वाइवर है जो टावर से भाग चुके हैं। स्पेस स्टेशन। उसका दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। वो पॉइंट पर पहुंच गया। आत्महत्या कर लें और फिर वहां के लोग उसे परिणाम देंगे। वह चतुर है। उसने अपनी जांघ पर जोर से हाथ मारा। वो बचाव से भी बड़ा काम कर रहा था। वो स्पेस स्टेशन टावर से लोगों को चुरा रहा था। वो हंसते हुए बोला। उसने कहा कि स्टेशन की मशीन 1900 से शुरू होकर ये वर्ग और जन्म तिथि के अनुसार उपयुक्त है। ब्रूट फोर्स से पूरी ह्यूमैनिटी को रिजरेक्ट किया जा रहा है। सिर्फ ये आवश्यक है कि स्टेशन ठीक उसी क्षण आपका नाम बुलाए। यदि वो यहां अपनी जान दे दे और दोनों पक्ष सहमत हों, वह सीधे अंतरिक्ष में खिंचा जाएगा, इस नरक से बाहर। लेकिन उसने तुरंत इस योजना की कमजोरी पकड़ ली। उसने तुच्छ मुस्कान के साथ कहा कि संभावना बहुत कम है। इतिहास में अरबों खरबों लोग इस लॉटरी को जीतने से कम नहीं हैं। हाँ, ये लाखों में एक मौका है। लियू की आंखें उस पर टिकी थीं और वो ब्लड शॉट हो चुका था। कुछ लोग यहाँ 1000 साल से बंद हैं और एक बार भी कनेक्शन विंडो नहीं मिली। लेकिन यही एकमात्र उम्मीद है। जुआ खेलना पड़ेगा। तुमने उसे ठंडी नजरों से देखा। असली प्लान क्या है ये लक पर डिपेंड नहीं करता। लीसियो की आंखों में एक चालाकी की चमक आई। वो बहुत तेज बोला। और वो सेकंड कैसे पता करेगा? वो सोच रहा था कि जब वो रिसर्च हो रहा था तो वो दीवाने की तरह जमीन पर संख्याएं लिख रहा था। लियू ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वो मेरा पूर्ण संदर्भ बिंदु था। 15 अगस्त, वर्ष 6149, 2:22 पर दीवार पर लगी इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले जानकारी दे रही थी। ये डिस्प्ले हर 36 मिनट में 1% घटता है। यही हमारी घड़ी है। स्टेशन का नियम है कि हर मिनट में 10 लोगों को रिसरेक्ट किया जाए। सभी डेटा को इनपुट करने पर वह सटीक रूप से गणना कर सकता है कि वे उसका नाम कब पुकारेंगे। उसके भीतर एक साइलेंट गैस पुठी है। 1000 साल की साधना में उसने अनगिनत महारतें देखी थीं। इंटेलिजेंस के मामले में वो साधारण दिखने वाला व्यक्ति एक असली मॉन्स्टर था। उसने 17, 614, 30, 11 को गणना किया। परिणाम 17 वर्ष 6 महीने 30 दिन था। चेन फान का जन्म 6141 साल 15 फरवरी को हुआ था। वो एक बजकर 1 मिनट में जोड़ दिया। इंप्रेशन एरर्स पर मैनुअल के कारण सेकंड तक सटीकता नहीं हो सकती, लेकिन उस मिनट के भीतर उसे लगातार स्टेट एडजस्ट करना चाहिए। ये जरूर काम करेगा। बिना समय गंवाए उसने उसकी तरफ मुट्ठी बढ़ाई। उस विचार के सामने मैं हार मानता हूं। और फिर वो समय आ गया। 31 दिसंबर को 6140 बचा और वो 1 मिनट में समाप्त हुआ। लियू की अपॉइंटमेंट में केवल 1 घंटा शेष था। उसने एक छुपी हुई जगह से टूल्स निकाले और उन्हें हाथ में तौला। हर पल वो एक्शन के लिए तैयार रहता था। तुम जारी रहे। ये फेट के साथ एक रेस थी। तुमने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तीसरी बार तुमने उसे सीरियसली वाउंड किया। कुछ सेकंड्स बाद रिसरेक्ट लियू, बॉर्न इन 1980, मैकेनिकल वॉइस फिर गूंजी। लेकिन इस बार जैसे ही लाइट डिसिपेट हुई, रूम बिल्कुल खाली था। कहीं कोई नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वॉइस अगले 2 दिनों तक एक जैम टेप। नया सेलमेट नहीं दिया। तुम चुपचाप बैठे स्क्रीन को घूरते रहे। 1 बजकर 6 मिनट, वो मोमेंट आ गया। अब तुम्हारे साथ नहीं खेलता। आंखों में एक खूंखार चमक लियर। तुमने खुद पर एक जबरदस्त वार किया, साथ ही बिना एक पल रुके। वाह! फॉर्मेशन को वापस आकार में धकेलना गायब हो गया। उसकी जगह एक असहनीय हिंसक खींचने वाली शक्ति ने उसकी आत्मा को पकड़ लिया
और ऊपर की ओर खींचने लगी। उसने सेल की धातु सील को तोड़ दिया था। उसकी आत्मा लगातार ऊपर उठती रही। इस तेज आरोहण में उसने पहली बार उस नरक की पूरी तस्वीर देखी जिसने उसे 10 साल से अधिक समय तक परेशान किया था। प्रोफेशनल स्माइल बेदागा थी, प्रण निकाल लिए गए। तुमने एक ठंडी हंसी थी, फ्लैट टोन में। लगभग 20 साल कम टाइम नहीं होता भेन। रूम में सांस खींचने की आवाजें आई। यंसी की नजर तुम पर बदल गई। उसके अस्टॉनिशमेंट के पीछे एक बेरली मास्क्ड फ्रेंजी थी। 20 सा, वह सबसे अच्छा सौदा पा सकता है। वो तुम्हें सीधे एसजी रेटिंग दे रही है। कोई आपत्ति अच्छी नौकरी दिला सकती है। बिल्कुल नहीं, उसने सीधे जवाब दिया। हिज नेम चेनफिन वॉज स्पोकन विदाउट हेजिटेशन। उसकी व्याख्या के अनुसार पुनरुत्थान का निर्माण आत्मा की पहचान से जुड़ा होता है, इसलिए वास्तविक या नकली नाम का कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चिनफान को पहले कौन से कौशल आते थे? यान्सी स्टेयर्ड एट हिम इंटेंटली। दिस विल डिसाइड हिज क्लास। उसका दिमाग तेजी से घूम रहा था। अपनी पुरानी जिंदगी में वो कल्टीवेशन वर्ल्ड का एक प्रभावशाली व्यक्तित्व था। बड़ी किस्मत के साथ ये करना व्यर्थ है। यदि वो जड़ी बूटी खेती के बारे में जानता है तो उसने सबसे उपयुक्त विकल्प चुना। स्पिरिट प्लांट कल्टीवेटर एक पेशा है। यदि वो स्पेस स्टेशन पर तकनीकी काम में गलती करता है तो परिणाम गंभीर होंगे। यंती ने भौहें सिकोड़ लीं, लेकिन फॉरेन फील्ड में रजिस्टर कर लिया। आधे घंटे बाद वह उसे कठोर लिविंग रूम में ले गई। सामने एक धातु का गलियारा था जो जहां तक नजर गई फैला हुआ था। उसका घर सिर्फ 4 वर्ग मीटर का एक आयरन कैप्सूल है। नीचे एक सार्वजनिक क्षेत्र था जहां कोई प्राइवेसी नहीं थी। इस जगह प्रजनन अनधिकृत और अवैध था। फिर भी हर कोई बहुत लंबा जीवित रहा था। मजे की कोई नहीं थी। सर्वाइवल ही एकमात्र इंस्टिंक्ट था। उसके पास रिजाइन होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वो कैप्सूल के दरवाजे पर खड़ा हुआ। फिर उसने गंभीरता से बात की। सुनो, स्पेस स्टेशन पर हर खर्च पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। खाना, पीने का पानी, नहाना, सब कुछ पॉइंट्स काटता है। उसने ऊपर वेंटिलेशन ग्रेड की तरफ इशारा किया। बस यही नहीं, सांस लेने से भी ऑक्सीजन खर्च होती है। तुम्हारा और वे टावर को जेल में वापस भेज देते हैं। यान ने बर्फीले टोन में जवाब दिया। टावर को फिर से सक्रिय किया जाता है। सैकड़ों या हजारों साल जलने पड़ते हैं और लग भी चाहिए। ये कहते हुए वो अचानक आवाज धीमी कर देता है। वो उसके करीब आया। लेकिन यदि वो मेहनत करता तो परिणाम अलग होता। लाखों पॉइंट्स बचा ले जब भी उसकी आवश्यकता हो। एक्सीडेंटली स्पेस स्टेशन उसका हो गया। वो पॉइंट्स का उपयोग करके दिन रात समय खरीदता है। वो उसका नाम पुकारेगा और शक्ति को जगाएगा। वो तुरंत समझ गया कि पॉइंट्स ही जीवन है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग पागलों की तरह काम करते हैं। धन्यवाद, उसने बेपरवाही से जवाब दिया। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर तुम्हारे तीखे प्रोफाइल को गौर से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराया। उसकी नजर में एक इंट्रिगिंग चमक आ गई। वो उसकी कुशल शैली को बहुत पसंद करता है। यदि आज रात वो बोर महसूस करे तो वो कभी भी संपर्क कर सकता है। उसने टर्मिनल पर जोड़ दिया है। वो इतना कहकर हल्के कदमों से चला गया। वो चलते हुए एक बार पीछे मुड़कर देखता है। नथिंग मूव्ड इनसाइड हिम, बल्कि उसे व्यंग्यात्मक रूप से हंसने का मन हुआ। परंपरागत खेती विकल्प में सामग्री, अल्केमी फर्नेस, आध्यात्मिक औषधियां और अंधेरे खेती को परिष्कृत करना शामिल है। अगली सुबह वह स्पेस स्टेशन के सबसे निचले स्तर के ग्रीन एरिया में पहुंचा। वहां विभिन्न प्रकार की फसलें और अलगी उगाई जाती थीं। ये विशेष रूप से ऑक्सीजन उत्पन्न करने और अपशिष्ट जल शोधन के लिए बनाया गया था। उसने आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए आज विशेष पोशाक पहनी थी। नी हाई स्टॉकिंग्स एक यूथफुल ऑनर भी खेरती हुई। कल रात वो क्या कर रहा था? चलते चलते वो अचानक उसके सामने रुक गई। थोड़ी निराशा के साथ उसने कई संदेश भेजे, लेकिन किसी का भी जवाब नहीं दिया। इतने अलूफ क्यों हो? आज मैं अच्छी लग रही हूं। तुमने पलक तक नहीं उठाई। तुम्हारी नजर बेहद ठंडी और हार्ड थी। बकवास बंद करो। मैं आगे से बहुत बिजी रहूंगा। रोमांस के लिए वक्त नहीं है। तुम्हारी गुड इंटेंशन की कौद्र। उसने चेहरे से उसकी जानकारी रिकॉर्ड करने में मदद की। कोई बचाव नहीं था। उसे नीचे के स्तरों में प्यादे की तरह काम करना पड़ा। अब से शुरू होता है। स्क्रीन झिलमिलाने लगी। एक भारी पिक्सल भरी काली आकृति सामने आई।
स्पेस स्टेशन का कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर स्पष्ट रूप से मौजूद नहीं है। वो चेन फैन है। फाइल कहती है कि उसे कल्चरशन के बारे में पता है। उस छाया की आवाज यांत्रिक रूप से ठंडी थी। थोड़ा बहुत जानता हूं। तुमने अरोगेंट टोन में जवाब दिया। बस एक स्क्रीन है। समझ गए। जो मुझे आता है वो जानता हूं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसको स्ट्रेंथन करता है। टेस्ट हल्का है। नेचर ठंडी है। खाया जा सकता है। कभी देखी है वो जो हर नाली में भरी पड़ी है। क्या वो ढूंढना मुश्किल है? तुमने पूछा। और आप, कमांडर, बिना काम किए दिन में 1000 पॉइंट्स कमा लेते हैं। 1000 पॉइंट्स। तुमने अंदर ही अंदर हंसकर उसे डिसमिस किया, क्योंकि जिस पल से तुम इन्फेंट कोर स्टेज कल्टीवेटर फाउंडेशन कल्टीवेशन चल रहा है, ये उसके लिए पानी पीने जितना आसान था। वो कुछ ही सांसों में उन पौधों की आध्यात्मिक ऊर्जा को जबरदस्ती खींच रहा था। वो व्हाइट मिस्ट की लकीरों में बदलकर उत्तर देता है। वह उसकी त्वचा के पोर्स से होकर निकलता है। उसने दंतियन में फ्रैंटिक रूप से सामने आ गया। एक वर्लपूल तुरंत मुर्गी के अंडे जितना बड़ा बन गया। जल्दी, थोड़ा और प्रयास करो। फिर उसने धात पीस ली और आगे बढ़ने की तैयारी की। वो प्रारंभिक शोधन की थ्रेशोल्ड को तोड़ने के लिए कार्य करता है। तभी अचानक वो कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या आप चेन फैन हैं? एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड मर्दाना आवाज पीछे से फट पड़ी। तुम्हारी आंखें झटके से खुली। अंदर ही अंदर गाली निकली। तुमने उस मैडनेस को आंखों में दबाया, पलट कर देखा। हाँ, मैं हूं। जो कहना है जल्दी कहो। सामने एक बेदागा ब्लैक सूट में एक आदमी। वो एक पल के लिए रुका। उसकी आंखें सिकुड़ी। तुम्हारी प्रतिक्रिया देखकर वो व्यक्ति और तेज हो गया। लोअर क्लास के लोग जब मरते हैं तो शांतिपूर्ण रूप से जाते हैं। टावर को जेल में वापस फेंक दिया जाता है। तड़पते रहते हैं। लेकिन ऊपर वाले, वो सारे एलीट रिसोर्सेज पर मोनोपोली जमाए बैठे हैं। तुम चुपचाप ठंडी नजरों से देखते रहे। कोई रिएक्शन नहीं। सूट वाला आदमी अचानक तेज कदमों से करीब आया। पूरे स्पेस स्टेशन के 3 लेवल्स हैं। थर्ड लेवल पर हम हैं। पॉन्स जान जोखिम में डालकर पॉइंट्स कमाते हैं। तुम टावर में 20 साल रहे और एस लेवल इवैल्यूएशन मिली। तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। सूट वाले ने तुम्हें घूरा। सेपरेशन को तुम जैसे लोगों की जरूरत है। अभी जवाब नहीं देना। पहले एक इंफॉर्मेशन गिफ्ट के तौर पर देता हूं। उसने आवाज को बर्फीला कर। 2 धुंधली इमरजेंसी लाइट्स रह गईं। स्पेस स्टेशन के पास पर्याप्त बिजली नहीं है। रात में वर्क एरिया की लाइट्स बंद हो जाती हैं। कैमरे भी बंद हो जाते हैं। उसने उसी क्षण का फायदा उठाकर उसे ढूंढा। बस ने जो सूट पहने था, लॉबी की ओर नजर उठाई। फिर वो पलटा और अंधेरे में गायब हो गया। उसके कदमों की आवाज तेजी से दूर होती गई। कैमरास बंद थे और आसमान उसकी तरफ था। स्पिरिचुअल ऑरा वाले पौधे को पार करते हुए वो जानी पहचानी शक्ति को महसूस करता है। वो झटके से आंखें खोलता है। उसकी पुतलियों में एक सुनहरी चमक फूट पड़ी। उसने अपना दायां हाथ उठाया। वो वस्तु 10 मीटर दूर हवा में रखी गई। उसने वर्मिलियन येलो स्पिरिट ग्रास की ओर इशारा किया और उसने उसे कसकर पकड़ लिया, जैसे अनगिनत अदृश्य हाथों ने एक साथ उसे थाम लिया हो। स्पिरिट हर्ब हवा के बिना हिलती है। स्पेस को पार करते हुए वो सीधे उसकी हथेली में आग लगाता है। उसने हर्ब को अपनी जेब में रखा। उसने दोनों हाथ जेब में रखे, मानो कुछ हुआ ही नहीं। वो लंबे लंबे कदम उठाता है। वो हाउसिंग एरिया की ओर चल दिया। वो अपनी एकोमोडेशन पर पहुंचा। दरवाजा खुला। उसकी भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। बिस्तर पर कोई व्यक्ति बैठा था। वो चमकदार और एलिगेंट कपड़े पहने था। उसने सिर झुका रखा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। और वो आकर्षक, ये क्या बकवास कर रहा है? उसने निरपेक्ष रूप से पूछा, लेकिन वो संदेश का जवाब नहीं दे रहा था। उसने टर्मिनल पासवर्ड से स्वयं लॉगिन कर लिया, यानी ने अपनी इरादों को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की। उसने हाथ बढ़ाकर शर्ट के बटन खोलना शुरू किया। अंदर क्या कर रहा है? उसके मुंह से एक कड़ी गाली निकली। ये औरत यहां आधे घंटे से बैठी है। अगर पॉकेट में रखी स्पिरिट हर्ब को अभी रिफाइन नहीं किया तो स्पिरिचुअल ऑरा डिसिपेट हो जाएगी। किसके पास इसके साथ कोई फोबिडन काम करने का वक़्त है? तुम उसे गुस्से से बाहर फेंकने ही वाले थे। तभी अचानक सीलिंग की लाइट जोर से फ्लिकर की और इलेक्ट्रिसिटी की एक तीखी क्रैकलिंग आवाज। उसका टोन हिंसक था।
वो स्वाभाविक रूप से बाहर की मेटल स्टेयरकेस की ओर झुका। उसका कमरा हॉलवे के सबसे ऊंचे बिंदु पर था। वह जमीन से 10 मीटर की दूरी पर था। ज्यादा ऊपर लैडर उतरने में कम से कम आधा मिनट लगता और एक जलीफिश का टेंटिकल पहले ही तुम्हारे बगल वाली दीवार तोड़कर सीधे तुम्हारी तरफ बढ़ रहा था। वक़्त नहीं था। मुझे पकड़ लो। तुमने यांसी की पतली स्मूथ कमर के इर्द गिर। ही वॉज रेड। ही हैड चेंज्ड कंप्लीटली। वे गति से बिखरने लगे। इस स्पेस स्टेशन के पास एक उचित लेजर राइफल भी नहीं थी। उसने कठोर अभिव्यक्ति के साथ प्रतिक्रिया दी। यांसी को फुसफुसाते हुए कहा, कोई वेपन काम नहीं आएगा। यांसी तुम्हारे कपड़ों का कोना डेस्परेटली पकड़े था। उसकी आवाज चलनी की तरह कांप रही थी। फिजिकल अटैक्स और एनर्जी वेपन्स उनके बॉडीज से सीधे गुजर जाते थे, जैसे कोई बाधा न हो। वे अस्तित्व में ही नहीं होते, एक भी नहीं। वो काउंटर अटैक में फंसे रहने का एहसास महसूस कर रहा था। उसके छाती में तीव्र दर्द था। राग भड़क उठी। अगर वो अभी भी उसके पास है, उसके पास पिछले जीवन की आध्यात्मिक यादें थीं, उपज होती, और ये कुछ जेलीफिश थी। वो कुछ भी नहीं था, केवल धर्मा सामग्री थी। वे परिष्करण के योग्य नहीं माने जाते। फिर भी वो बस देखते रहे, जैसे वे सब कुछ अवशोषित कर रहे हों। उसने कार्य समाप्त किया और एक अलौकिक गीत की नकल की। फिर उनके शरीर ठोस से अलौकिक हो गए और पतली हवा में गायब हो गए। वास्तविक से वर्चुअल में परिवर्तन और स्थानिक टेलीपोर्टेशन के दौरान उसने उस स्थान को देखा जहां जेलीफिश गायब हो गई थीं। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली। इस खतरों से भरी जगह में कमजोरी ही असली कमजोरी है। उसे जितना जल्दी हो सके स्ट्रांग बनना होगा। आध्यात्मिक ऊर्जा को वनस्पति क्षेत्र से निकाला जाता है। ये ऊर्जा शैवाल और जड़ी बूटियों को चार्ज करके शुद्ध की जाती है। श्वास प्रशिक्षण चरण की मेहनत उसके लिए जो गोल्डन कोर वाला पुनर्जन्मित पुराना राक्षस है। खाने पीने जितनी आसान थी, अंत में फ्रेनेटिक ट्रेनिंग के बाद उसकी शरीर की ऊर्जा पूरी तरह पुनः भर गई। उसने श्वास प्रशिक्षण के मध्य स्तर को पार कर लिया। वो वेजिटेशन जोन छोड़ते ही उसे पंक्चर किया गया। 2 हफ्ते की कोहैबिटेशन में वह महिला काफी डॉसाइल हो गई थी। अब वो हमला नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी नजर उसकी ओर धीरे धीरे अजीब होती जा रही थी। उसकी उपस्थिति बदल गई है। वह उसके चेहरे के करीब आई और उसका अभिव्यक्ति अविश्वास से भरी थी। कृषि प्रक्रिया ने उसकी त्वचा और बालों को शुद्ध कर दिया था। उसकी त्वचा और आभा में उल्लेखनीय सुधार आया था। तुमने उसे देखा और जोक किया। क्यों? अब और ज्यादा पसंद आने लगे। ये जोक था, लेकिन यांगी ने अनकैरेक्टरिस्टिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। बस तुम्हें देखती रही। उसका टोन अनयूजुअली सीरियस था। पहले सोचती थी, बस गुड लू। तुम्हारे पार्टनर को एक मोमेंट के लिए साइड में बुलाओ। सूट वाले ने यांसी की तरफ इशारा किया। तुमने यी के कंधे पर हाथ रखा। पहले जाओ। यांसी समझदार थी। तुम्हें इंटेंटली देखा और चली गई। तुम डेफिनेटली ऑर्डिनरी नहीं हो। जैसे वो उसे वॉच कर रहा था। द मैन इन द सूट टुक हाफ अ स्टेप बैक। उसने हाथ उठाए और एक मजबूर हंसी निकाली। रिलैक्स। इस अराजकता में उसने इतना रिमार्केबल परफॉर्म किया। ये सामान्य है कि हमने नोटिस किया कि कोई इल इंटेंट नहीं है। वो उन्हें ठंडी नजर से हटते हुए कहा, ठीक है। उत्साहपूर्वक एक महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की गई। नवीनतम मॉडल का मैकेनिकल पावर्ड आर्मर, जिसकी अधिकतम थ्रस्ट 10.5 एसयूवी है। फैंटम पेन। हाँ, जब शरीर का कोई हिस्सा हटाया जाता है तो वो गायब हो जाने के बावजूद मस्तिष्क अभी भी दर्द महसूस करता है। देयर इज अ वेरी कॉमन आफ्टर इफेक्ट। ये सुनकर उसके होठों पर ठंडी उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। वो कल्टीवेशन की बड़ी बात को छोड़ता है। ऐसी absurd स्कीम्स में भाग लेना हास्यास्पद है। अमर लोगों का अंतिम हथियार सर्वश्रेष्ठ स्थिति में खेती जगत के आधार चरण की युद्ध शक्ति के बराबर है। उसे हर दिन वो दर्दनाक फैंटम पेन सहना पड़ता था। मैकेनिकल आर्मर तो और भी हंसी का कारण है। नो मैटर हाउ टफ द मेटल शेल इज, इट कैन बी ब्रीच्ड। पायलट अंदर से नाजुक ही रहता है। वो मुझे खेती से मुक्त कर स्क्रैप मेटल का ढेर बनाना चाहता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी बेतुकी बात है। बात हो गई। उसने अत्यधिक अधीरता के साथ बाधा डाली। उसकी नजर बर्फ जितनी ठंडी थी। उस जंक में उसका कोई भी रुचि नहीं है।
उसको केवल 3 चीजें चाहिए, सीओसी, हुसैन एंड डागी व द लास्ट टू। जितनी पुरानी होती है उतना बेहतर माना जाता है। वह अभी केवल यही एकमात्र उद्देश्य रखता है। ग्रीन मार्केट की जड़ी बूटियां अधिकांश विकल्पों को कवर कर सकती हैं, लेकिन फ्यूजन और दागी अपरिवर्तनीय है। सूट वाला स्टंट कर रहा था। ही क्लेंच्ड हिज फोरआर्म्स एंड थॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। अंक खर्च करके विशेष बाजारों से खरीदना पर्याप्त आसान है, लेकिन वो 2 चीनी जड़ी बूटियां जो उसने बताई थीं, वो पूरे स्पेस स्टेशन में कहीं नहीं मिलेगी। वो केवल एक जगह है, वह रहस्यमय पहला स्तर। वो मुझे पहले स्तर पर पहुंचाएं। उसका टोन फर्म था। कोई नेगोशिएशन की गुंजाइश नहीं थी। ये असंभव था। सूट वाले आदमी ने कड़वी हंसी हंसी। हमारी फेडरेशन में सबसे उच्च पदस्थ व्यक्ति भी केवल दूसरे स्तर तक ही कार्य करता है। पहले स्तर पर वहां कोई नहीं पहुंच सकता। लेकिन उसके स्वर में बदलाव आया। उसकी आंखों में एक चतुर चमक दिखी। लेकिन अगर सच में उन्हें ढूंढना है तो एक जगह है जहां वे निश्चित रूप से मिलेंगे। वो सीधे बिंदु पर आया। अब वो अर्थ तक पहुंच सकता है। सतह पर सप्लाई ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक्सप्लोरेशन शिप्स जाती हैं। सूट वाला तुरंत बट लेता है। हमसे जुड़े। वह आपको सतह पर जाने का स्थान प्रदान कर सकता है, लेकिन अर्थ की सतह अबीसल सेंटिनल से भर गई है। पूरे महीने में उसने सभी बाहरी हस्तक्षेपों को अस्वीकार कर दिया। यांग चाहे जितना कप्रिशियस हो, उसने उसे दरवाजे से ही बाहर निकाला। उसने बिन दया के ब्लॉक कर दिया और खुद को अलग कर लिया। उसे पूरी तरह से फ्रेंज्ड एसेटिक कल्टीवेशन में जोड़ा गया। हावते हुए आखिरी बर्स्ट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी बदन में उतरी और तुमने आंखें खोली। अचानक आसपास की हवा हिली। रूम की चीजें आधा इंच पीछे खिसक गई। लेट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी रिफाइनमेंट अचीव। अब सिर्फ स्पिरिचुअल पावर ही नहीं, बढ़ पहला सरफेस पर पहुंचकर हमारी सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का टास्क। जो पैटर्न्स हमने दिए हैं उनसे बनी मैट्रिक्स के हिसाब से रिजरेक्शन यूज करके एक डेजिग्नेट पर्सन को रिजरेक्ट करना है। नाम मैं नीचे पहुंचने पर बताऊंगा। 2 स्थान हैं जहां कभी नहीं जाना चाहिए, चाहे जान चली जाए। पहला स्थान एंशंट सिटीज के खंडहर हैं। वहां पुनरुत्थान से पागल हुए बड़े लोग इकट्ठा हैं। जाने का अर्थ एक विशाल द्रव्यमान है जो मानव नाभिक जैसा दिखता है। रात में वे थैलामिक सेंटिनल्स बहुत खतरनाक होते हैं। दिन में वे सब अंदर छुपे सोते हैं। यदि वह सामना करता है तो तुरंत पलटकर भाग जाता है। गुड लक। चेन फैन। हैच बंद हो गया। तुम पायलट सीट पर बैठे। आंखों में कोई डर नहीं, सिर्फ एक फनाटिकल यर्निंग पावर के लिए। तुमने थ्रस्ट लीवर खींचा। अर्थ आ रहा हूं। 10-9-8 टेक ऑन। फिर 3 अप्रैल 641 पा। तुमने बस एक नजर डाली और अंदर से एक सर्ज ऑफ रेजिस्टेंस उठी। तुमने तुरंत मुंह फेर लिया। तुमने भी फील किया है ना? सूट वाले की आवाज हेडसेट में आई। सच में उसे 2 बार देखने से पूरा बदन बीमार लगने लगता है। ये स्पिरिचुअल का वो सब ट्विस्टेड एसिमेट्रिकल डिजाइन्स, डिविनिटी के कंप्लीटली ऑपोजिट। तुमने दांत पीसे और डिस्कंफर्ट को एंग्री टोन से सप्रेस किया। बात खत्म होते 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 टगबोट जमीन से हेविली टकराई। हैच खुलते ही एक डेंस इम्पेनेट्रेबल स्पिरिचुअल एनर्जी ने इंस्टेंटली तुम्हें घेर लिया। हर पोर खुल गया। यहां एक दिन रहना स्पेस स्टेशन पर 10 दिन के एसेटिक कल्टीवेशन के बराबर था। एक पल वेस्ट करने का टाइम नहीं था। वो पानी निकाले। उसने चारों ओर स्कैन किया। उसे कुछ असामान्य नहीं दिखा। फिर उसने हाथ उठाया। उसने एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट तैनात कर दिया। ट्रिल जमीन में मजबूती से बैठ गई। गति प्रवाह पूर्ण थी। प्रोबिंग क्लॉ फ्रेम को 30 मिनट लगेंगे। यदि हरी बत्ती आए तो प्रक्रिया जारी रहेगी। चिंता न करें, सिस्टम ऑटोमेटिक चल जाएगा। यदि लाल बत्ती आए तो उसे मैन्युअली रिपोजिशन करना होगा। सूट वाले की आवाज सुनाई दी। क्या वो इस आधे घंटे में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है? उसने पूछा कि बहुत दूर न जाए। उसने ऐड किया, यदि वो नहीं करता तो अंडरग्राउंडर्स देख लेते। यदि कोई नहीं है तो वो मशीन को नष्ट कर देगा। अंडरग्राउंडर्स ने फ्राउन नाम सुना, जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना था। टावर प्रिजन से बच निकले लोग। ट्विस्टेड माइंड्स के लिए दर्द एक आनंद है। उसने कुछ शब्दों में समझाया। वो रेड मशरूम्स एक सामान्य इंसान द्वारा खाए जाने पर उसे मार देता है, लेकिन ये लोग इन्हें खाते हैं।
ब्रेन में डोपामिन तेजी से बढ़ जाता है। जितना अधिक दर्द, उतना अधिक प्लेजर मिलता है। ये सुनकर तुम्हारी आईलिड ट्विच हुई। तो टावर प्रिजन इनके लिए हेवन नहीं है, इसलिए वहां सिर्फ नॉर्मल लोगों को लॉक किया जाता है। यदि वो ये कौशल सीख लेता है तो टावर का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। स्पेस वाले ऊपर ये रहस्य रखते हैं और कुछ भी पता नहीं चलने देते। इतना कहने के बाद वो चुप हो गया। उसने आगे कोई सवाल नहीं किया और स्पिरिचुअल एनर्जी की मदद से वे घने जंगल में गहराई तक जाने लगे। पोरिया कोकोस और यूपोविया ब्लैक पर्पल ढूंढ रहे थे। वो काफी उम्र का था। वो फाउंडेशन पिल के मुख्य घटकों में से एक था। रास्ते में उसे कई आध्यात्मिक जड़ी बूटियां और पौधे मिले। वो दो मुख्य घटक नहीं पा सका, लेकिन जो मिला उसे कुछ पिल्स में परिष्कृत किया जाएगा। वो पॉइंट्स प्राप्त करेगा। वो खाली हाथ नहीं जाएगा। पलक झपकते ही शाम हो गई। 5 बज गए थे, इसलिए वो जल्दी वापस आया। अगर वे बहुत गहराई तक जाएंगे तो ऑटम ब्रेन सेंटिनल्स प्रकट होंगे। सूट वाले की चेतावनी हेडफोन में तेज आवाज से सुनाई दी। उसका चरण केवल ऊर्जा संवर्धन का था। अहंकार दिखाना वो वहन नहीं कर सकता था। उसने ट्रांसपोर्टर की दिशा में दौड़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही वो लैंडिंग पॉइंट के करीब आया, हवा के साथ एक तेज, अपरिय, सरसराती आवाज कानों में घुसी। उसके सभी तंत्रिका तंत्र तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उसने हाथ उठाया, हेडफोन को माइक्रोफोन मोड पर स्विच किया। वो आवाज सुन रहा है। वो क्या है? हाँ, वो सुन रहा है। उसकी आवाज अचानक गहरी हो गई। वो एक ऐसी गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं सुनी गई थी। उसने और करीब नहीं जाना चाहिए। ये आवाज ओएल ब्रेन न्यूक्लियस की है, जिससे उसका दिमाग बस हो गया। ट्रांसपोर्टर सामने है। यदि वो आगे नहीं बढ़ेगा तो स्पेस स्टेशन वापस कैसे पहुंचेगा? तेजी से चलो। पहले उसकी स्थिति की पुष्टि करो। अभी अंधेरा नहीं हुआ है। चाहे वो बहुत करीब ही क्यों न हो, वो सक्रिय रूप से हमला नहीं करेगा। दांत पीसते हुए केयरफुली वुड्स एज, ब्रेन शेप सेमी मॉन्स्टर ट्रांसपोर्टर, ट्विस्टेड रैप्ड ट्रांसपोर्टर काउंटलेस ऑन टॉप। ट्रांसपोर्टर में ऑटो पायलट है, खुद वापस आ सकता है। वर्स केस में पायलट बाहर से गाइड करे। रिजरेक्ट तो हो ही जाओगे, लेकिन रिजरेक्शन में बहुत पॉइंट्स खर्च होते हैं और मिशन फेल हुआ तो पेनल्टी अलग, बहुत बड़ा लॉ। वो ब्रेन कोर को घूर रहा था, जो बहुत दूर नहीं था। समय सेकंड दर सेकंड बीत रहा था। वह शाम की ओर खिसक रहा है। 15 मिनट बाद अंततः उसकी आवाज वापस आई। केवल 2 विकल्प हैं। उनमें से एक में जीवित रहना संभव है। वो अंडरग्राउंड कैसे पहुंचा? इस बार सतह पर उसका कार्य क्या था? उसने एक के बाद एक प्रश्न पूछे। तुम इंस्टेंटली समझ गए। आंखें चमक उठी। एक्सप्लोरेशन ड्रिल यूज करो, है ना? उसकी आवाज इंस्टेंटली ऊंची हो गई। जो ड्रिल तुमने डिप्लॉय की थी वो रैप नहीं हुई थी। नहीं? तो फिर किस बात का इंतजार है? उसकी आवाज हेडफोन्स में गूंजी। तुरंत ड्रिल फुल पावर पर लगाओ। सरफेस के नीचे से रास्ता बनाओ तुम। दबाव बढ़ रहा है। 15 मिनट शेष हैं। उसी समय अंधेरा छा जाएगा। एयरपीस में फिर से अलर्ट बजा। वो जानता है कि उसने मुंह बनाया था। ड्रिल की प्रगति देखते हुए वह मन में गालियां बकता रहा। वे सभी पानी को बोर होल में उड़ा रहे थे। सेज वाइट की भाप तुरंत उठती है। ड्रिल का ओवरहीटिंग अलार्म अंततः बंद हो गया। ऑटम ओपन द ब्रेन कोर एंड इट रिप्ड। ऑटम सेंटिनल्स काली महामारी की तरह एक लहर में उमड़ रहे थे। पलक झपकते ही वह बोरहोल के किनारे तक पहुंच गया। समय नहीं था। उसने दृढ़ निर्णय लिया। आत्मिक ऊर्जा तुरंत शरीर में प्रवाहित हो गई। रस्सी को भूल जाओ। वह सीधे दूसरे मीटर गहरे गड्ढे में कूद गया। भगवान! वो सीधे अंदर कूद गया। सूट वाले की चिल्लाहट फॉल की हवा में दब गई। उसने हाथ पैर से पेट की दीवार पकड़कर खुद को धीमा करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर से वो स्ट्रेंज हॉल करीब आती जा रही थी। उनकी भारी हवा की बदबू तक पहुंच रही थी। उसने तुरंत ब्लड बर्निंग तकनीक सक्रिय की। उसने पेट की दीवार को छोड़ दिया और एक उल्कापिंड की तरह नीचे गिरा। क्रैक की आवाज सुनाई दी। हड्डियों के टूटने की आवाज भी आई। वो जमीन पर भारी लैंडिंग कर गया। पाँव में एक तेज दर्द झटका। वो पहाड़ी भी नहीं चढ़ सकता था, लेकिन ऊपर से चिल्लाहट अभी भी नीचे आ रही थी। उसने तकलीफ से बैकपैक तक हाथ बढ़ाया। उसने औषधीय जड़ी बूटियां निकाली और बिना एक पल रुके आगे बढ़ा। उसने सबको मुंह में ठूंस दिया। स्पिरिचुअल एनर्जी और हर्ब्स की शक्ति उसके साथ थी। वो मिलकर घावों को जोर से धोने लगी।
पावों में फीलिंग स्लोली वापस आई। 20 सेकेंड्स तुमने खुद को फोर्स करके खड़ा किया। हालांकि हर मूवमेंट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट थी। तभी वो सेंट्री शाफ्ट के मुंह तक पहुंच गए। एक कदम की दूरी थी, लेकिन अगले ही पल जैसे किसी इनविजिबल वॉल ने उन्हें रोक दिया। चाहे जितना शोर मचाए, जितना स्ट्रगल करें, शाफ्ट से आधा कदम भी टाइम वेस्ट करने की गुंजाइश नहीं थी। तुम क्रॉस लेग बैठे, स्पिरिचुअल एनर्जी से हील करते रहे और किसी तरह अगले दिन के अर्ली आवर्स तक होल्ड किया। फाइनली चल तो सकते थे मुश्किल से। दो काम करने थे, पानी ढूंढो और सरफेस पर वापस जाने का रास्ता ढूंढो। जो पानी कैरी कर रहे थे वो सब ड्रिल को कूल करने में खर्च हो गया था। अगर खुद को रिप्लेनिश नहीं किया, मॉन्स्टर्स की जरूरत नहीं पा। Pale skin, slim figure appearance, strange dozens of tiny nails, polished iron hooks, sinister. Feeling undergrounders pleasure, forced smile softly. पानी की शांति तुरंत फैल गई। प्रफेस पर ले चलो। वो अचानक स्टंड हो गई और फाइनली याद आया। हाँ, सरफेस पर जाना था, माफ करो, भूल गई थी। तुमने देखा, वो मुश्किल से खड़ी हो पा रही थी। एक दबी हुई फ्यूरी थी जिससे कहीं निकालने की जगह नहीं थी। वो लट खड़ा, पीछे देखा, उसे देखा, फिर चारों डायरेक्शन के डार्क अनफथमेबल गैलरीज देखे। आगे अंडरग्राउंडर्स का एक अननन विलेज, पीछे डेड एंड कोई चॉइस नहीं थी। दांत पीछे, और फाइनली कदम उठाया। उसके पीछे स्टोन हाउस तक एक मध्य आयु वर्ग का आदमी खड़ा था। वो काली जैकेट पहने हुए था। उसके शरीर पर एक भी जख्म नहीं था। वे विकृत अंडरग्राउंड जीवों से बिल्कुल अलग हैं। उसने तुम्हें ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराया। परिचय के लिए, उसका नाम जुकेफू है। वो इसी गांव का है, आप कह सकते हैं। वो कुछ रिसर्च करता है। उसने स्पेस स्टेशन पर भी काम किया था। जल्दी से सतह पर वापस जाना था। जुकेफू को और कुछ दिलचस्प नहीं लगा, इसलिए वो बिस्तर पर गहरी नींद में चला गया। उसने लड़की की ओर देखा और आधी मुस्कान के साथ बोला, सतह पर वापस जाना है, लेकिन रास्ता नहीं पता, और वो इसके जागने का इंतजार कर रहा है। तो वो सुनता है, इंतजार करना बेकार है। उसका नाम जिंगलिन है। वो अपनी सीमाओं तक पहुंचने के लिए अक्सर कई दिन बिना सोए रहती है। जब वो सोती है तो वो पूरे दिन और रात सोती है, कभी कभी उससे भी अधिक। तो वो इंतजार करेगा, उसने बेपरवाही से कहा। क्या वो नहीं जानता कि सतह के लोग रात में अंडरग्राउंड नहीं जा सकते? उसने अचानक विषय बदल दिया। उसका स्वर तुरंत गंभीर हो गया। अगर अधिक देर रहे तो एक शाप लग जाता है। उसकी धारणा पूरी तरह उल्टी थी। ये शाप अपरिवर्तनीय है जब तक कोई इसे वापस नहीं लेता। उसकी आंखें जल उठीं। उसने जल्दी से समझाया कि शाप लगने पर क्या होता है। खाना, पीना, सोना, जो सामान्य होना चाहिए, अब पूरी तरह यातना बन गए हैं। जितनी अधिक भूख होती है, उतना अधिक वो खाता है। इससे दर्द बढ़ता है। जितनी अधिक प्यास, उतना अधिक वो पीता है। ये तकलीफ देता है और तीव्र होती है। तकलीफ से बचने के लिए वो जल्दबाजी, खाना पीना, सोना और खुशी को जबरदस्ती सहन करता है। मैं उन जैसा नहीं हूं, लिमिट्स पुश नहीं करता। जानते हो क्यों? क्यों? क्योंकि ऐसा करते रहे तो सूनर और लेटर वाइटैलिटी खत्म हो जाती है। उसने गंभीर स्वर में कहा, हमारे लिए दर्द की अनुभूति खाने की भावना से अलग है। ये 1000 गुना अधिक तीव्र है। वो तुरंत समझ गया कि ये लत बन सकती है। उसने सटीक रूप से एक लत और विनाश के बारे में कहा। फिर उसने जोर से सिर हिलाया। जो भी कार में फंसता है वो एक्सटिंक्शन का आदी हो जाता है। जैसे ही वो पुनर्जीवित होता है, वह आत्महत्या कर लेता है। नीचे गांव में प्रजनन की अनुमति है, लेकिन पॉपुलेशन गिरती जा रही है। उसने एक गहरी डिसोलेट सांस ली। रिसरेक्शन के साथ भी हम सब टेरेनियंस अपने अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। ये कहकर उसने दोबारा तुम्हें देखा और एक बार फिर इनवाइट किया। चूंकि वैसे भी बोर हो, मेरे साथ लेबोरेटरी चलो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अल्टीमेटली हेल्प करोगे। जो के तुरंत आगे बढ़ा। वो घूमा और अपने पत्थर के घर की ओर ले जाना शुरू किया। अंदर घुसते ही उसकी आंखें भटक गईं। पूरा रूम इंस्ट्रूमेंट्स, फ्लैग्स, माइक्रोस्कोप्स, अल्कोहल बर्नर्स और ढेर सारे प्रिसिशन डिवाइसेस से भरा था, जिनका नाम भी नहीं जानते थे। बाहर का जर्जर,
अंडरग्राउंड गांव से पूरी तरह अलग दुनिया थी। उसने गर्व से कहा, कैसा है? बुरा नहीं है ना? शहर के लोगों ने, यहां तक कि निकटवर्ती गांवों ने भी योगदान दिया। उसने विद्युत और जल विद्युत शक्ति पर शोध किया। प्रयोग में उसने 500 मीटर ऊंचाई परिवर्तन को मापा। प्लोड हुई, तुम गायब हो गए। बैंक, एक जोरदार इंपैक्ट गुझा। जुकेफू एक शैटर्ड काइट की तरह उड़ा और इंफ्रासोनिक वेव डिटेक्टर से जा टकराया। इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंटली शैटर हो गया। लेबोरेटरी तबाह। वो जमीन, लगेगा अपनी करनी का फल है। तभी बाहर से कदमों की आवाज आई। किसी ने चिल्लाया, भाई ठीक हो? हाँ, ठीक हूं। एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट टेबल गिर गया। काम जारी रखो। जुकेफू ने तुरंत जवाब दिया। कदमों की आवाज दूर हो गई। उसने तुम्हें को दिशा में पहुंचने में कितना समय लगता है? ही ऑनेस्टली सेड इट 2 और 3 days ago। लेकिन उसने अभी कर्ज की आवाज सुनी है। ये समय और कम हो सकता है। कितना कम है ये कहना मुश्किल है। ये हर इंसान की शारीरिक संरचना पर निर्भर करता है। बकवास बंद करो। वो सिंपली उसी जगह को चुनता है। वो क्रॉसलेग बैठकर आत्मा पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने ऊर्जा इकट्ठा की और तुरंत आंतरिक दृष्टि की अवस्था में प्रवेश कर गए। उसने अपने शरीर की हर अनियमितता को बारीकी से जांच किया। जुक्फू नर्वस था और एक तरफ खड़ा था। वो सांस लेने की भी हिम्मत नहीं करता। आंतरिक दृष्टि की स्थिति केवल 10 मिनट तक चली। अचानक उसकी आंखें पूरी तरह खुल गईं। अ चिल रैन थ्रू हिज एंटायर बॉडी। बहुत समय नहीं बचा था। उसने जुगेफू को ऐसे स्वर में देखा जिसमें तीक्ष्णता छिप नहीं रही थी। उसके प्रयोग के कारण 10 घंटों में शाप पूरी तरह लग जाएगा। वे अभी इसी वक्त सतह पर वापस जाना होगा। ये सुनकर जूफू चकित रह गया। उसने घूरते हुए घड़ी देखी। समय 4 बज रहा था। उसने जल्दी से खुद को कंपोज किया। यदि वो अभी निकलता है तो रात 910 बजे तक सतह पर पहुंच जाएगा। शरद ऋतु में ब्रेन सेंटिनल रास्ते में मिलेंगे। सेंटिनल के हाथों मरना कर्स लगने से अधिक कष्टदायक है। कम से कम रिवाइवल तो अलाउ करता है। ये कोई डेड एंड नहीं है। वह सीधे खड़ा हो गया। एक बिना छुपा खतरा उजागर हुआ जिसने गंदे प्रयोगशाला खेल को शुरू किया। उसे किसी मानव को मानव ढाल नहीं बनाना चाहिए। बस सही रास्ता दिखाते रहो, यही उसका काम है। जुगेफू इंस्टेंटली कीवर्ड समझ गया। उसकी आंखें वाइड हो गई। भाई, क्या तुम इमोर्टल कल्टीवेटर हो? तुमने जवाब नहीं दिया। कदम और तेज हो गए। धीरे चलो यार। जुगावते हुए पीछे था। एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं। और ओह, ये तो बस मेरा थोड़ा वेंट करना था। तुमने मारा। मैं चुप तो नहीं रह सकता था ना? तुम उसकी बात सुनकर स्पीचलेस रह गए। स्पेस स्टेशन पर थे पहले, इतने क्लेवर हो, फिर कर्ज कैसे लग गया और अंडरग्राउंड फंस गया? जूफू का एक्स। ये कर्ज उसकी सोच से 100 गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निकला और अचानक 100 से ज्यादा साल अंडरग्राउंड गुजर गए। तुमने उसे देखा और हाथ जोड़कर एक जेन्युइन बो किया। चाहे तुम्हारी ओरिजिनल इंटेंशन जो भी रही हो, 100 साल कर्ज तोड़ने की रिसर्च में लगाना, इसके लिए मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करता हूं। उसने, मैं हूं। तुरंत एक लाइटिंग डिवाइस जल उठी। अंधेरे में वो एल्फ का चेहरा नजर आया जिसके आयन नील्स लटक रहे थे। उसने तुम्हें सर्वाइल स्माइल दी। जुगेफू की भौहें तुरंत सिकुड़ गई। एल्फ, पीछे क्यों आ रहे हो? सरफेस पर ऑटम ब्रेन सेंटिनल्स भरे पड़े हैं। जिंदगी की परवाह न। जुएशन ने उसे प्रभावित किया है। उसे अधिकतम 5 घंटे में सतह पर पहुंचना आवश्यक है, अन्यथा सब समाप्त हो जाएगा। स्थिति कैसी थी? चार्ज तुरंत स्टंट बन गया। लंबी कहानी है, वो वापस आकर बताता है। उसने समय बर्बाद नहीं किया। सीधे बिंदु पर। अभी उसे दिमाग के ऑटम कोर से बचते हुए कार्य करना है। ही हैज टू रीच द टग बोट सेफली। वो रुकता है और अभी सतह पर नहीं जाता। वो किसी को मदद के लिए व्यवस्था करता है। इतना कहने के बाद ईयरपीस चुप हो गया, जैसे वो व्यवस्थाएं करने दौड़ गया हो जिसने सब स्पष्ट रूप से सुना था। उसने अनायास एक आह निकाल दी। अब स्पेस स्टेशन अपने पर्सनल का भी ऐसा हाल करता है। इतने समय बाद भी टग वापस नहीं आई। जब वो पायलट था, यदि उड़ान 8 घंटे से अधिक हो जाती तो सिस्टम स्वचालित रूप से उसे बाहर निकाल देता था। जो उससे संवाद कर रहा था वह स्पेस स्टेशन कंट्रोल से नहीं था। उसने उदासीनता से बताया कि वो आधिकारिक टग पायलट नहीं है। सतह पर आने के उसके अपने चैनल हैं। वाह भाई, वो स्टेशन पर खूब सेट हो गया।
उसने तुरंत विषय बदल दिया। लैब में उसने बारिश की बूंद जैसी आवाज सुनी। वो बिल्कुल क्या थी? वो एक चुंबकीय तरंग थी, जिसे जुपुने ने समझाया। सामान्य मानव कान इसे तुरंत नहीं समझता। उसके उपकरण ने इसे एडेबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया। इसीलिए तुमने सुनी। अब मैं 100% सर्टन हूं, ये यूबिक्विटस मैग्नेटिक वेव ही अंडरग्राउंड चेंज का सोर्स है। तुमने थोड़ी रेजिग्नेशन के साथ कहा, तो इतना सब ड्रामा सिर्फ ये वेरीफाई करने के लिए था। साइंटिफिक रिसर्च में फैक्ट्स पर रिलाई करना पड़ता है। वेरीफाई नहीं हुआ तो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकते। उसने पूरे कन्विक्शन के साथ कहा। तुम एक पल तक पहुंच गए। तभी चाओ जिन की आवाज एयरपीस में फिर आई। सुन रहे हो? सैटेलाइट सर्वेलेंस एजस करवा दी है। प्रिसाइज लोकेशन और टगबोट की पोजीशन मिल जाएगी। सेंट्रीज से कैसे बचना है वो तुम्हारे ऊपर है, समझे? डबल। उसने रिले किया और संक्षेप में कारण समझाया। लाइन पर कुछ सेकंड का मौन रहा, फिर वो चला गया। जवाब आया, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन रियल रिजल्ट्स देखने होंगे। रिसर्च डेटा के अलावा अंडरग्राउंड से कुछ स्पेशल ऑब्जेक्ट्स भी चाहिए, ताकि बेकार न लगे। ठीक है, नो प्रॉब्लम। जूफू ने इंस्टेंटली अग्री किया और फौरन जोड़ा। और मुझे तुमसे लॉन्ग टर्म कम्युनिकेशन चाहिए। एक कम्युनिकेटर मिल सकता है। स्पेस स्टेशन के डेटाबेस से कंसल्ट करना होगा। इससे इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज होगी। एक सामान्य नागरिक के लिए सेंट्रिस की सावधान बर्फ के नीचे तक पहुंचना एक बड़ी कल्पना थी।